Hello everybody, welcome back to my channel Educational Panacea. My name is भानु प्रताप. So guys, जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ बनाई थी उसके अंदर मैंने आपके साथ सेक्शन 45 तक डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था ईएसआई एक्ट के अंदर कि कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे पे किया जाता है, क्या वेज पीरियड होता है, कौन पे करता है, किसकी लायबिलिटी होती है। तो अगर आपने मेरी ये ईएसआई एक्ट की अभी तक सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल एजुकेशन पैनासिया के लेबर लॉ के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से ये वीडियोस आपको सारी मिल जाएगी। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको कोड ऑन वेजेस की वीडियो मिल जाएंगी और जितने भी आपके मेजर लेबर लॉज हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया, इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर हो गया, ट्रेड यूनियन का कानून हो गया, वो सारे आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल का एक बार लिंक जाके देखें वहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मैं दे रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का काम हम। तो आज हम जो सेक्शन डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 45A से डिस्कस करेंगे। वो चैप्टर नंबर 4 के अंदर ही फॉल करता है और दिस इज़ द पार्ट 5th ऑफ द ईएसआई एक्ट। मैं 9 वीडियोज़ बनाऊँगा इसके अंदर। तो 45A बात करता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस इन सर्टन केसेस। देखिए, मान लीजिए कभी किसी फैक्ट्री में या एस्टैब्लिशमेंट में रिटर्न्स भरने की जो जिम्मेदारी होती है, पर्टिकुलर्स रजिस्टर मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी होती है, रिकॉर्ड्स की जो जिम्मेदारी होती है, जो कि आपको जो सेक्शन 44 के अंदर मैनर है उसके अंदर प्रोड्यूस करना पड़ता है कॉरपोरेशन को, या फिर जो सेक्शन 45 में सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर का प्रोविज़न था, अगर मान लीजिए उसने वो रिकॉर्ड मांगे और आप वो रिकॉर्ड फर्निश नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में चाहे आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं, चाहे आप इमीडिएट एम्प्लॉयर हैं और आप अपनी ड्यूटीज़ नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, और इससे लाइबिलिटी कितनी बनेगी, ईएसआई का उस फैक्ट्री का कितना लाइबिलिटी बनता है, कितना उस फैक्ट्री को ईएसआई कॉरपोरेशन को पैसा देना है, ये कैलकुलेट अगर नहीं हो पा रहा तो उस केस में कॉरपोरेशन जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अपने हिसाब से एक अमाउंट डिटरमाइन कर लेगी, जो कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उस फैक्ट्री या उस इस्टेब्लिशमेंट के, उनको पे करना पड़ेगा। तो वो कॉरपोरेशन खुद ही डिटरमाइन कर लेगी। लेकिन कॉरपोरेशन की भी एक ड्यूटी है कि कॉरपोरेशन अगर उस अमाउंट को डिटरमाइन कर रही है तो उसको कम से कम जो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और इमीडिएट एम्प्लॉयर जिसकी लायबिलिटी है उसको बुलाए और उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे, मतलब अपनी बात को रखने का मौका दे। लेट सपोज कि कितना अमाउंट बनता है, एक एस्टिमेट ही बताने का मौका दे, क्यों अभी तक रजिस्टर मेंटेन नहीं किया इसका मौका दे, क्यों रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं है इसका मौका दे। दूसरी बात कि फ़र्ज़ करिए कि जो लायबिलिटी है वो 5 साल से पुरानी है, मतलब जिस दिन कोई लायबिलिटी अराइज हुई है और क्लेम जो है 5 साल से भी पुराना है, तो उसके रिगार्डिंग कोई ऑर्डर पास नहीं करेगी कॉरपोरेशन। ध्यान रखना, कॉरपोरेशन सिर्फ उसी लायबिलिटी के आसपास, उसी लायबिलिटी के रिगार्ड्स में ऑर्डर पास करेगी जो कि 5 साल के अंदर है। 5 साल के बियॉन्ड होगा तो नहीं करेगी, ध्यान रखना। दूसरी चीज़ कि जो कॉरपोरेशन इसके अंदर जो ऑर्डर पास करेगी, ये ऑर्डर सफिशिएंट प्रूव है आपकी रिकवरी का, जो सेक्शन 75 के अंदर जो मैं आपको आगे डिस्कस कराऊंगा उसके अंदर ये सफिशिएंट प्रूफ का काम करेगा। और रिकवरी जो होगी इसके अंदर, मान लीजिए ऑर्डर पास हुआ कि इस पर्टिकुलर फैक्ट्री या इस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी लेना है, तो जो रिकवरी होगी वो रिकवरी जैसे लैंड एरियर्स को रिकवर किया जाता है रिकवरी ऑफिसर के द्वारा या कलेक्टर के द्वारा, जिसे हम आईएएस ऑफिसर भी बोलते हैं, उसी मैनर में ये चीज़ करी जाएगी। अब चलते हैं हम सेक्शन 45AA पे। AA अपील की बात करता है, अपीलेट अथॉरिटी की बात करता है कि लेट सपोज जो ऑर्डर अभी 45A में पास किया गया है तो एम्प्लॉयर उससे सेटिस्फाई नहीं है और उसको अपील करना है। तो अपील करने के लिए उसके पास 60 डेज हैं। ध्यान रखना, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ सच ऑर्डर, मगर एक शर्त है। अब जब आप अपील में जाएंगे तो आपको 25% एज एन एम्प्लॉयर, अगर आप अपील करना चाहते हैं तो आपको 25% जमा करना पड़ेगा। वहाँ पे जमा करने से मेरा कहना है कि जितनी भी लायबिलिटी बनती है 25%, मतलब जितना भी ऑर्डर पास हुआ उसका जो भी हायर अमाउंट होगा वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, तभी आप अपील, आपका जो हायर अथॉरिटी है वो एंटरटेन करेगी, अदरवाइज अपील एंटरटेन ही नहीं करेगी। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर कल को मान लो मैं अपील में जीत गया, मतलब कल को फैक्ट्री का मालिक अपील में जीत गया, तो उस केस में वो जो आपने पैसा डिपॉजिट किया है ना वो आपको रिफंड हो जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन अपील करना है साहब, क्योंकि आप केस हार के आए हो, तो 25% जितना ऑर्डर का है या फिर जो भी कंट्रीब्यूशन बनता है कैलकुलेशन के हिसाब से, उसको 25% तो डिपॉजिट आपको करना ही होगा। और वो भी अपील कितने दिनों में करनी है, 60 डेज के अंदर। और यूजुअली अगर आप अलग अलग लॉज को रीड करते होंगे तो आपको हल्का फुल्का अंदाजा होगा कि अपील का टाइम यूजुअली 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर या 90 डेज ही रहता है, तो एक रफ आइडिया भी आपको लग जाता है।
अब आते हैं सेक्शन 45B पे। सेक्शन 45B कहता है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो लायबिलिटी है जो एम्प्लॉयर से लेना है, उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी। तो ये क्लियरली कहता है कि उसका जो मैनर होगा, जैसे एरियर लैंड रेवेन्यू का जो भी एरियर होता है, लैंड एरियर्स होते हैं, वो जैसे रिकवर किया जाता है आप वैसे ही पैसा रिकवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम सेक्शन 45C पे। देखिए सेक्शन 45C बात करता है कि मान लीजिए को अमाउंट एरियर है इस कानून के अंदर जो आपको उस फैक्ट्री से लेना है, जो कॉरपोरेशन का पैसा है, तो उसके लिए जो अथॉरिटी है, जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है, ऑथराइज्ड ऑफिसर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन होगा, ध्यान से सुन लीजिए, डायरेक्टर जनरल। ऑथराइज, पहले तो बता दूं ऑथराइज्ड ऑफिसर की डेफिनेशन 45I में लिखी हुई है, जो कह रहा है कि डायरेक्टर जनरल जो कॉरपोरेशन का वो हो सकता है ऑथराइज्ड ऑफिसर, इंश्योरेंस का कमिश्नर हो सकता है, जॉइंट इंश्योरेंस कमिश्नर हो सकता है, रीजनल डायरेक्टर हो सकता है, या कोई सा भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके अपॉइंट करे एज एन ऑथराइज्ड ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। तो 45I जब डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर ऑथराइज्ड ऑफिसर की डेफिनेशन है कि जब मान लीजिए कमिश्नर ने एक रिकवरी ऑफिसर को एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया, रिकवरी ऑफिसर कोई भी हो सकता है जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करे, तो रिकवरी ऑफिसर को एक सर्टिफिकेट अपना साइन करके इशू कर दिया और बोला ये सर्टिफिकेट लो और उस फैक्ट्री जाओ, पैसा रिकवर करके लाओ। किससे? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से या फिर इमीडिएट एम्प्लॉयर से पैसा रिकवर करके लाओ। तो वो जो बंदा है जिसको सर्टिफिकेट मिल गया है रिकवरी का, किसको सर्टिफिकेट मिला है? रिकवरी ऑफिसर को। किसने दिया है सर्टिफिकेट? ऑथराइज्ड ऑफिसर ने। ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन होता है? सेक्शन 45I में मेंशन है। कौन कौन था? जॉइंट इंश्योरेंस कमिश्नर था, इंश्योरेंस का कमिश्नर था। क्या डायरेक्टर जनरल ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है? यस। कौन अपॉइंट करता है ऑथराइज्ड ऑफिसर को? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो वो एक बार रिकवरी ऑफिसर के पास वो सर्टिफिकेट आ गया, मतलब उसके पास ये पावर आ गई कि अब जाके वो जो भी लायबिलिटी कॉर्पोरेशन का जो भी पैसा बनता है वो जाके रिकवर करके लाएगा। तो कैसे कैसे तरीकों से रिकवर कर सकता है 45C, उसके बारे में है। 45C कहता है कि सबसे पहले अटैच कर दीजिए कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो उस फैक्ट्री की, उस एस्टैब्लिशमेंट की, जो कि प्रिंसिपल या इमीडिएट एम्प्लॉयर की हो, उसको जाके अटैच कर दीजिए। दूसरा, आप अरेस्ट कर लीजिए एम्प्लॉयर को और उसको जेल में डाल दीजिए, डिटेन कर लीजिए। तीसरा, कि उस प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टीज हैं उसको, उसके लिए कोर्ट एक रिसीवर अपॉइंट कर दे। रिसीवर, ध्यान रखना, कोर्ट का एक ऑफिसर होता है जो कि मान लीजिए आप पैसा लेके भाग रहे हैं या फिर आप पैसा नहीं चुका रहे, आपकी लायबिलिटी है, तो कोर्ट क्या करती है, आपकी प्रॉपर्टी पे एक रिसीवर अपॉइंट कर देती है जो आपकी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, देखरेख करता है। ठीक है, तो ये वाला सारा मेथड यूज किया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना कि अगर पैसा आपको एडजस्ट करना है तो पहले आपको फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉपर्टीज बेच के अटैच करके पैसा निकालना पड़ेगा। अगर फिर भी आपका पैसा कम पड़ जाता है, इनसफिशिएंट पड़ जाता है, तो उस केस में रिकवरी ऑफिसर क्या करेगा, एम्प्लॉयर की जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं उनको बेचेगा। मगर पहली आपका प्रोसीजर क्या रहेगा कि आपको जो फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, चाहे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की हो, चाहे इमीडिएट एम्प्लॉयर की हो, वो उसको बेच के पहले आप पैसा सेटल करिए। ठीक है, उसके बाद ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास पावर है कि वो सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। तो ये मैंने आपको 45C के अंदर जो लॉ है वो बताया। अब चलते हैं 45D के ऊपर। 45D बात करता है रिकवरी ऑफिसर टू हुम सर्टिफिकेट इज टू बी फॉरवर्डेड। देखिए, जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर सर्टिफिकेट इशू करेगा वो सर्टिफिकेट वो रिकवरी ऑफिसर को फॉरवर्ड करता है। अब रिकवरी ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन क्या क्या होती है वो बात करता है 45D। पहला, कि रिकवरी ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन वो हुई कि जहाँ पे एम्प्लॉयर अपना बिजनेस या प्रोफेशन चला रहा है, वो फैक्ट्री चलाता है, वो एस्टैब्लिशमेंट चलाता है, या फिर जहाँ पे वो रहता है, या फिर उसकी जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो फैक्ट्री से रिलेटेड है वो अगर सिचुएटेड है, तो वहाँ के रिकवरी ऑफिसर को भी सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है। इसका मतलब देखिए, कोई भी प्रोसीडिंग जो आप कानूनी रूप से लेते हैं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जुरिस्डिक्शन हैज़ टू बी देयर। जुरिस्डिक्शन गिव यू द अथॉरिटी टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग ओवर एनी प्लेस। तो अगर मान लीजिए आपने एक ऐसे रिकवरी ऑफिसर को आपने अलॉट कर दिया जिसका वो जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है, तो वो वैलिड नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे जुरिस्डिक्शन की 45D में डिस्कशन हो रही है। लेकिन अब सवाल आता है कि मान लीजिए एक रिकवरी ऑफिसर पूरा अमाउंट रिकवर नहीं कर पाया। क्यों नहीं रिकवर कर पाया? क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी थी वो एक जगह सिचुएटेड नहीं थी। ठीक है, या तो रिकवरी ऑफिसर को लगता है कि हमें एक और रिकवरी ऑफिसर की ज़रूरत है, तो उस केस में जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो क्या करेगा, एक और रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट कर देगा। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, ठीक है,
वो प्रॉपर्टी दो जगह, दो जुरिस्डिक्शन में फॉल करती है, रिकवरी ऑफिसर 1, रिकवरी ऑफिसर 2। तो एक रिकवरी ऑफिसर को तो पावर मिल गई, उसने मान लीजिए 1 करोड़ की लायबिलिटी थी फैक्ट्री की, 60 लाख तो रिकवर कर लिया, अब 40 लाख बचा है वो उस वाले प्रॉपर्टी से होगी, लेकिन यहाँ पे तो जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। तो उस केस में एक सर्टिफिकेट सेकेंड रिकवरी ऑफिसर को इशू कर दिया जाएगा, और वो जैसे फर्स्ट रिकवरी ऑफिसर ने प्रोसीड किया है ना अमाउंट को कलेक्ट करने के लिए, वैसे ही वो कर लेगा। तो ऑथराइज्ड ऑफिसर एक और सर्टिफिकेट इशू कर देगा। तो 45D इसी के बारे में बात कर रहा है। अब आते हैं 45E के ऊपर। 45E बात करता है सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के ऊपर। देखिए, जब भी एक ऑथराइज्ड ऑफिसर एक सर्टिफिकेट रिकवरी ऑफिसर को इशू करता है, सर्टिफिकेट इशू करने का सेक्शन याद रखना 45C। तो जो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है या इमीडिएट एम्प्लॉयर है उस फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट का, उसके पास ये पावर नहीं है कि वो उस सर्टिफिकेट को डिस्प्यूट करे। इसका मैं आपको एक कॉमन सेंस का एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मैं एक रिकवरी ऑफिसर हूँ और मेरे को इंश्योरेंस के कमिश्नर ने एक सर्टिफिकेट दे दिया, बोला कि जाइए भाई साहब आप, और कनॉट प्लेस में एक फैक्ट्री है, वहाँ पे जाके आपको 2 करोड़ की कलेक्शन करके आनी है। तो मैं वो सर्टिफिकेट लेके चला गया और एकदम पूरा साइन किया वो सर्टिफिकेट कमिश्नर जी का। अब वहाँ पे फैक्ट्री का मालिक मेरे को बोलता है कि भैया मैं नहीं मान रहा ऐसे को सर्टिफिकेट को। तो क्या वो एम्प्लॉयर ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि एम्प्लॉयर अगर सर्टिफिकेट वैलिडली इशू किया गया है ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा, अगर सर्टिफिकेट रिकवरी ऑफिसर लेके आया है, तो इट इज नॉट द प्रॉपर राइट, इट इज नॉट द राइट ऑफ अ प्रिंसिपल और एन इमीडिएट एम्प्लॉयर टू डिस्प्यूट दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, टू डिस्प्यूट द करेक्टनेस ऑफ द अमाउंट, और he cannot even raise the objection on any other ground। इसका मतलब कि अगर एम्प्लॉयर कर को बोले नहीं मैं ऐसे सर्टिफिकेट को नहीं मानता, मैं पैसा खुद पे कर दूंगा, इस तरीके की बातें अगर बनाने लगे तो क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि सर्टिफिकेट अपने आप में वैलिड है और उसके अंदर जो अमाउंट है एम्प्लॉयर उसकी करेक्टनेस को चैलेंज नहीं कर सकता। ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन ऑथराइज्ड ऑफिसर अगर चाहे तो रिकवरी ऑफिसर को इंटीमेट कर सकता है कि मान लीजिए उसने विड्रॉ कर लिया सर्टिफिकेट, तो इसको इन्फॉर्म कर देगा। और अगर फर्ज करिए कि डायरेक्ट एम्प्लॉयर ने पैसा जमा कर दिया है कॉरपोरेशन में, तो उस केस के अंदर जो भी सर्टिफिकेट इशू हुआ है ना, उसको ऑथराइज्ड ऑफिसर विड्रॉ कर लेगा। लेकिन विड्रॉ करने का और कई सारे पर्पस हो सकते हैं। मान लीजिए कोई अरिथमेटिकल मिस्टेक हो गई, मान लीजिए कॉरपोरेशन में पैसा पहले से जमा हो चुका है, तो उस केस में ऑथराइज्ड ऑफिसर को किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? रिकवरी वाले को, रिकवरी ऑफिसर को, कि भाई साहब वो जो सर्टिफिकेट है वो विड्रॉ हो चुका है या वो कैंसिल हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ आपका 45E। अब आते हैं 45F पे। 45F कहता है कि मान लीजिए अगर एक बार सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, हो भी जाता है, तो ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो जो प्रोसीडिंग है उसको, प्रोसीडिंग को स्टे कर सकता है, और जो टाइम है, जब तक वो टाइम उसके अंदर जो सर्टिफिकेट के अंदर लिखा नहीं हुआ है, मतलब ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास पावर है कि वो टाइम दे सकता है कि लेट सपोज कि मैंने बोला, ऑथराइज्ड ऑफिसर ने कहा ठीक है 15 दिन एक्स्ट्रा ले लो, तो जब तक वो 15 दिन एक्सपायर नहीं होते तब तक वो जो प्रोसीडिंग रिकवरी ऑफिसर करेगा रिकवर करने के लिए पैसा, उस प्रोसीडिंग पे स्टे लग सकती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरी चीज़ कि जब एक सर्टिफिकेट इशू किया गया है रिकवरी के लिए, तो ऑथराइज्ड ऑफिसर रिकवरी ऑफिसर को हमेशा इन्फॉर्म करके रहेगा 4 चीज़ों को लेके। सबसे पहला, कितना अमाउंट पे हो चुका है, कितना ग्रांट किया गया है, और उसके बाद अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट इशू होने के बाद कोई भी चेंजेस हैं, तो वो चेंजेस के रिगार्डिंग ऑथराइज्ड ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मतलब कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, डायरेक्टर जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रिकवरी ऑफिसर को किसी भी किस्म के चेंज से इत्तला कर दे, उसको इंटीमेट कर दे, उसको इन्फॉर्म कर दे। तो ये चीज़ जिम्मेदारी बनती है ऑथराइज्ड ऑफिसर की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लेट सपोज कि एक डिमांड है, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट है कि जिसकी सर्टिफिकेट, जिसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट दिया गया है, और वो अमाउंट मॉडिफाई हो गया अपील में। अपील हुआ था, केस अपील में गया हुआ था और वो मॉडिफाई हो गया और रिड्यूस हो गया अमाउंट। तो उस केस में वो जो रिकवरी है बचे हुए पोर्शन की, वो बचा हुआ पोर्शन की रिकवरी पे स्टे लग जाता है। ध्यान रखना, अगर अपील पेंडिंग है तो ध्यान रखना। तो अगर अपील पेंडिंग है, तो अगर मान लीजिए कुछ अमाउंट आप रिकवर कर चुके हैं और कुछ अमाउंट अभी रिकवर करना है, तो कोर्ट से आप ऑर्डर ला सकते हैं और बोल सकते हैं कि ठीक है, जब तक अपील का डिस्पोजल नहीं हो जाता तब तक आप ये वाला जो स्टे है, इधर जो रिकवरी का स्टे है, ये पेंडिंग रहेगा। ठीक है, उसके बाद लेट सपोज
कि सर्टिफिकेट इशू किया गया था और बाद में पता चलता है जो भी अमाउंट है वो रिड्यूस हो गया, क्यों? अपील की वजह से। तो ऑथराइज्ड ऑफिसर क्या करेगा? ऑथराइज्ड ऑफिसर उस सर्टिफिकेट को अमेंड कर देगा और विड्रॉ कर देगा। कुछ भी कर सकता है उस केस में, कि या तो नया सर्टिफिकेट इशू कर देगा या फिर जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है उसके अंदर रिड्यूस्ड अमाउंट लिख देगा। क्यों? क्योंकि अपील में ऑलरेडी मैटर मतलब जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो चुका है। तो ये आपका मैंने 45F कवर करा दिया। अब चलते हैं हम 45G के ऊपर। 45G देखिए बात करता है अदर मोड्स ऑफ रिकवरी की। यहाँ पे अब हम ऑथराइज्ड ऑफिसर को नहीं लाएंगे, यहाँ पे हम सीधा डायरेक्टर जनरल को ले आएंगे या फिर कोई भी ऑफिसर जिसको कॉर्पोरेशन ने ऑथराइज कर रखा हो। तो यूजुअली कमिश्नर लेवल की, कि मतलब डायरेक्ट कमिश्नर या डायरेक्टर जनरल भी ये काम कर सकते हैं, उनको रिकवरी ऑफिसर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए 45G को बनाया गया। दैट्स वाई इसकी हेडिंग भी है अदर मोड्स ऑफ रिकवरी की। ये कहता है कि डायरेक्टर जनरल या फिर कोई भी ऑफिसर जो कॉर्पोरेशन जिसको इंपावर कर दे, वो भी डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं बिना रिकवरी वाला जो सर्टिफिकेट है वो रिकवरी ऑफिसर को इशू किए, ये सारा काम करे बिना। तो डायरेक्टर जनरल या कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर, मैं यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टर जनरल का ही जिक्र करूंगा, वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो जो भी पैसा उनको लेना है प्रिंसिपल या इमीडिएट एम्प्लॉयर से, जो भी पैसा बनता है उनका, तो वो पैसे के लिए वो लोग एक नोटिस सर्व करेंगे। क्या करेंगे? एक नोटिस सर्व करेंगे राइटिंग में। किसको सर्व करेंगे? उस फैक्ट्री या उस एस्टैब्लिशमेंट के प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या फिर उस फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट के इमीडिएट एम्प्लॉयर के लिए। और जो भी पैसा बनता है जो उनको पे करना है, वो कहेंगे कि जो भी आपका ड्यू बनता है वो पैसा आप पे करिए, जो भी एरियर आपका बनता है वो पैसा आप पे करिए। ठीक है, नोटिस इन राइटिंग। और उस नोटिस के अंदर ही अमाउंट मेंशन होगा कि क्या पर्टिकुलर आपको देना है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि अगर मतलब पैसा नहीं दिया जाता, लेट सपोज कि बाद में एम्प्लॉयर पेमेंट नहीं करता, तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है। तो उसमें कुछ चीज़ें ना सिविल प्रोसीजर कोड में, यहाँ नहीं, सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 60 के अंदर कुछ चीज़ें एग्जेम्प्ट होती हैं अटैचमेंट से। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि मंगलसूत्र है, आपके घर के बर्तन हैं, तो वो सारी चीज़ें अटैच नहीं होती। बहुत लंबी लिस्ट है। आपकी सैलरी का 1/3 कई बार अटैच नहीं हो, 2/3 अटैच नहीं होता। तो पॉइंट मेरा बस यहाँ पे ये कहना है कि जो सेक्शन 60 के सिविल प्रोसीजर कोड में एग्जीक्यूशन का वो एरिया है, उसके अंदर जो जो चीज़ें अटैच नहीं होती वो आप यहाँ पे भी अटैच नहीं कर सकते। पॉइंट समझ में आया? तो आप वो चीज़ अटैच करने की पावर नहीं रखते। तो अब फ़र्ज़ करिए कि डायरेक्टर जनरल ने एक नोटिस सर्व कर दिया और नोटिस सर्व करने के बाद जो भी पैसा है उसके लिए उसने कह दिया कि ठीक है ये आपको पे करना है। तो जो इमीडिएट एम्प्लॉयर या फिर जो आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है या फिर जॉइंटली उन लोगों ने पैसा होल्ड कर रखा है, जॉइंट होल्डर्स है अकाउंट में, तो उनको वो पैसा पे करना पड़ेगा। और ये नोटिस इशू भी ना प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और इमीडिएट एम्प्लॉयर को ही होता है, ध्यान रखना। और नोटिस कहाँ पे इशू किया जाता है? तो जो भी लास्ट नोन एड्रेस है, ये पॉइंट आप लिख लीजिए कि प्लेस ऑफ नोटिस जो है ना, जो डायरेक्टर जनरल इशू करता है, जो डायरेक्टर जनरल के नज़र में उसका लास्ट नोन, उस फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट का या उस एम्प्लॉयर का जो लास्ट नोन एड्रेस है, उस एड्रेस पे, या फिर जो ज्वाइंट होल्डर्स हैं मान लीजिए, उनका जो लास्ट एड्रेस है, उस एड्रेस पे वो नोटिस सर्व कर दिया जाता है। और जिसको नोटिस सर्व किया गया है उन सब की जिम्मेदारी है, दे आर बाउंड टू कंप्लाई विद द नोटिस। मगर अगर वही नोटिस किसी पोस्ट ऑफिस में, किसी बैंक को या फिर किसी इंश्योरर को मतलब भेजा गया है, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसको पासबुक की रसीद, डिपॉजिट की रसीद, पॉलिसी या फिर कोई दूसरे डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ध्यान रखना। तो एज सच कोई नेसेसरी नहीं है कि ये सारी आपको रसीद वगैरह देनी पड़ेगी। बस सीधा सीधा हिसाब है कि भैया नोटिस आपको सर्व किया है, तो नोटिस सर्व किया, तो जो नोटिस के अंदर टर्म्स हैं, जितना टाइम आपको दिया गया है फॉर द पेमेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन, आप प्लीज़ वो पैसा पे कर दीजिए। सीधा हिसाब है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई लायबिलिटी है नोटिस के अंदर, तो उतनी ही पे करनी पड़ेगी ना। मान लीजिए नोटिस मेरे घर पे आया 15 मई को, तो क्या नोटिस में जो लायबिलिटी 15 मई तक की है, क्या मैं 15 मई के बाद वाली लायबिलिटी पे करूंगा? नहीं, यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि जो भी क्लेम है आपका, वो आपका अगर डिमांड मतलब नोटिस की डेट के बाद भी डिमांड हो रहा है तो वो वॉइड होगा। मतलब क्योंकि नोटिस के अंदर वो मेंशन नहीं है। नोटिस में जब तक का डेट मेंशन है तब तक का ही वो चीज़, आपको जो पैसा का क्लेम है वो पैसे का क्लेम तब तक का ही बनेगा आपका। फर्ज करिए नोटिस मिलने के बाद प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या इमीडिएट एम्प्लॉयर कह देता है ओथ पे, ओथ मतलब एफिडेविट फाइल करके कह देता है कि साहब मेरा तो कोई पैसा ड्यू नहीं है, तो उसको कोई पैसा नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर बाद में ये डिस्कवर होता है, बाद में पता चलता है कि उसने जो ऑन ओथ एफिडेविट पे जो स्टेटमेंट दिया वो तो स्टेटमेंट फॉल्स है।
तो उस केस में वो बंदा पर्सनली लायबल हो जाएगा डायरेक्टर जनरल के लिए, और पैसा तो उसे पे करना ही पड़ेगा जितना उस डेट पे पैसा बनता है, या फिर जितना नोटिस में पैसा था, जो भी अमाउंट, विच एवर इज लेस, नॉट विच एवर इज हायर, विच एवर इज लेस, जो पैसा बनता है नोटिस में या फिर जो भी उस टाइम तक डेट में के लिए वो लायबल था प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, तो वो पैसा तो उसको देना ही पड़ेगा। तो अगर आप ऑन ओथ भी झूठ बोलते हैं तो फिर तो झूठी गवाही देने के चक्कर में भी आपके ऊपर केस बनेगा। पब्लिक सर्वेंट के पास अगर आप कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑन ओथ देते हैं तो उसका आपका आईपीसी के अंदर एक अलग से प्रोसीडिंग है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब सवाल आता है कि क्या डायरेक्टर जनरल के पास नोटिस को अमेंड करने का या कैंसिल करने की पावर है, या फिर टाइम को एक्सटेंड करने की पेमेंट के लिए पावर है? बिल्कुल पावर है। जब रिकवरी ऑफिसर, इसके ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास पावर थी, तो ये लोग तो सीधा ऑथराइज्ड ऑफिसर ही ये काम कर रहे हैं ना, तो ये तो ऑब्वियसली अपने हिसाब से अमेंड कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं नोटिस को। अगर उनको लगता है कि नोटिस को मतलब कंप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया एम्प्लॉयर को, 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया एम्प्लॉयर को। अब पैसा ठीक है, एम्प्लॉयर ने आके दे दिया, डायरेक्टर जनरल के पास जमा करा दिया, नोटिस का कंप्लायंस कर दिया, तो क्या डायरेक्टर जनरल रिसीट इशू करेंगे या नहीं करेंगे? क्लियर सी बात है कि जब पैसा दिया है तो आपको रिसीट इशू करनी पड़ेगी, और जो रिसीट आपको मिलेगी तो जितनी लायबिलिटी आपने पे करी है उस लायबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अब फुली डिस्चार्ज कहला जाएंगे। ठीक है, जो भी अमाउंट आपने पे कर दिया आप फुली डिस्चार्ज हो गए उस अमाउंट के रिगार्डिंग। ठीक है, अब बात आती है कि डायरेक्टर जनरल, जो भी डायरेक्टर जनरल है, मान लीजिए कोर्ट में पैसा पड़ा हुआ है, कोर्ट में मतलब कि कोई प्रोसीडिंग चल रही है और कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैच कर दी है और उसमें आपका भी पैसा बनता है, मतलब आपको कॉरपोरेशन को पैसा चाहिए एम्प्लॉयर से, तो डायरेक्टर जनरल कोर्ट में अप्लाई करेगा जिसके पास मतलब पैसा पड़ा हुआ है, और उसमें बोलेगा कि जो भी अमाउंट हमारा भी हिस्सा बनता है, अगर उसमें हो पाएगा, अगर वो सफिशिएंट होगा डिस्चार्ज करने के लिए, तो वो पैसा कोर्ट से लिया जा सकता है। मतलब सीधा सा हिसाब है कि अगर डायरेक्टर जनरल मान लीजिए एम्प्लॉयर की कोई फैक्ट्री किसी दूसरे मसले में, किसी दूसरे केस में प्रॉपर्टी अटैच है, क्योंकि एक एम्प्लॉयर के ऊपर अलग अलग कानूनों में अलग अलग किस्म की लायबिलिटी होती है, मान लीजिए उस पर सारफेसी लगा हुआ है और प्रॉपर्टी अटैच की हुई है, तो फिर अगर मान लीजिए इनको भी पैसा चाहिए डायरेक्टर जनरल को, तो ये लोग अप्लाई कर देंगे, बोलेंगे सर हमारा भी बनता है, तो अगर उसमें सफिशिएंट होगा डिस्चार्ज करने के लिए तो उनको भी पैसा उसके अंदर से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 45G आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं 45H पे। 45H सीधा कहता है कि कुछ प्रोविजंस जो सेकंड शेड्यूल है और थर्ड शेड्यूल है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके प्रोविजन यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं रिकवरी के रिगार्डिंग, जो अमाउंट कंट्रीब्यूशन की रिकवरी है, इंटरेस्ट, डैमेजेस वगैरह, उसके अंदर उसके प्रोविजन जो सेकंड और थर्ड शेड्यूल इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। और 45I मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डेफिनेशन का सेक्शन था। ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन होता है बता चुका हूँ, डायरेक्टर जनरल, इंश्योरेंस कमिश्नर, जॉइंट इंश्योरेंस कमिश्नर, रीजनल डायरेक्टर, ये सारे होते हैं। और रिकवरी ऑफिसर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का बंदा हो सकता है या कॉर्पोरेशन का, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हो रिकवरी ऑफिसर का रोल प्ले करने के लिए, या रिकवरी ऑफिसर के लिए एम्पावर किया हो। तो ये आपका सेक्शन 45I तक मैंने आज कराया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके साथ बनाऊंगा दैट इज पार्ट 6, उसके अंदर मैं सेक्शन 46 से स्टार्ट कराऊंगा, जिसमें मैं बेनिफिट्स के ऊपर बात करूंगा। इंपॉर्टेंट क्लास है वो। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है मैंने लेबर लॉ की, और बाकी सारे मेरी जो कानून है उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच गाइज।